गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सियन थ्योरी, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना। जो हम मार्क्सवादी सिद्धांत कर रहे हैं नेचर ऑफ स्टेट से रिलेटेड, राज्य की प्रकृति से संबंधित। पहले हमने उदारवादी विचारधारा की थी, उसके बाद हमने मार्क्सवादी धारणा की थी नेचर ऑफ स्टेट से संबंधित, और उसी से संबंधित आज हम मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करेंगे। पहले मैं आपको सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के पॉइंट्स दोहरा देती हूँ, क्योंकि हम उसी के आधार पर ही आलोचना करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट था, राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण वर्ग संघर्ष। तीसरा पॉइंट, राज्य एक वर्ग संघर्ष। चौथा पॉइंट, राज्य एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम। पांचवा पॉइंट, राज्य तथा समाज में अंतर। छठा पॉइंट, राज्य सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सातवां पॉइंट, राज्य समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता। आठवां पॉइंट, शक्ति राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता। नौवां पॉइंट, राज्य का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास। 10वां पॉइंट, कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी प्रणाली को बचाने का साधन। और लास्ट पॉइंट था हमारा राज्य का पतन, यानी मार्क्स ने क्या कहा कि धीरे धीरे राज्य समाप्त हो जाएगा। जब पूंजीवाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा तो राज्य का भी अंत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना के बारे में। उदारवाद के समान ही राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत एक प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत है, यानी किसी एक सिद्धांत के अगेंस्ट, एक किसी भी क्रिया के अगेंस्ट कोई भी कार्य होता है तो उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत में वैज्ञानिकता की अपेक्षा पक्षपातपूर्ण ग्रहों का अधिक प्रयोग किया जाता है। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत भी अपनी प्रतिक्रियात्मकता के कारण अतिवाद का शिकार हो गया और इसमें अनेक कमियां आ गई। हम निम्नलिखित कारणों से मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से निम्न कारणों से मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है, वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं। हमारी विशेषता क्या थी कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण वर्ग संघर्ष। तो आलोचक क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं। क्लास स्ट्रगल इज नॉट द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मार्क्सवाद की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, जो उचित नहीं है। मार्क्सवाद का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई। कुछ समय के पश्चात दासों और मालिकों के मध्य हितों के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। मालिकों ने अपने हितों के लिए, यथास्थिति को बनाए रखने के लिए तथा संपत्ति संबंधों को स्थिर रखने के लिए राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया। मार्क्स का यह विचार गलत है। राज्य की उत्पत्ति इतिहास के विशेष काल में नहीं हुई। वास्तव में राज्य का निर्माण हुआ ही नहीं, जैसा कि हमने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के अंतर्गत किया था कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ बल्कि राज्य का विकास हुआ। राज्य ने वर्तमान रूप धारण करने से पूर्व और कई रूप धारण किए थे। राज्य परिवारों तथा गांवों का विस्तृत रूप है, यानी राज्य के विकास में रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक आवश्यकताएं, शक्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्ति की राजनीतिक चेतना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से मार्क्स की जो आलोचना की गई है वो आलोचकों ने इस आधार पर की कि वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं है। जैसा कि मार्क्स ने बताया कि आदिम युग से ही हमेशा समाज में दो वर्ग रहे हैं और दोनों वर्गों में आपस में संघर्ष होता रहता है, जो कि आलोचक इसे गलत मानते हैं। सेकंड पॉइंट है, राज्य केवल एक वर्ग का संगठन नहीं। स्टेट इज नॉट ओनली ए सिंगल क्लास ऑर्गेनाइजेशन। मार्क्स का कहना है कि आदिकाल से लेकर अब तक केवल एक वर्ग का संगठन रहा है, यानी राज्य ने केवल शासक वर्ग के हितों को ही संरक्षित किया है। राज्य केवल शोषण का ही यंत्र रहा है। इस प्रकार इस पर केवल एक वर्ग का ही अधिकार रहा है, जिसका उत्पादन के साधनों पर
नियंत्रण भी रहा है। प्राचीन राज्य मालिकों का, मध्यकालीन राज्य सामंतों का तथा वर्तमान आधुनिक राज्य पूंजीपतियों का राज्य है। ये पूर्णतः गलत है। राज्य कभी भी एक वर्ग का संगठन नहीं रहा। राज्य में आदिकाल से लेकर आज तक दो ही नहीं अपितु अनेकों वर्ग रहे और आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने यह स्थापित कर दिया कि राज्य पर कभी भी एक वर्ग का अधिकार नहीं रहा। राज्य किसी भी एक वर्ग का नहीं बल्कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। राज्य में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। नॉट ओनली टू क्लासेस इन द स्टेट। कार्ल मार्क्स की यह अवधारणा पूरी तरह गलत है कि राज्य में केवल दो ही वर्ग होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में किया था कि राज्य में आदिकाल से लेकर आज तक दो ही वर्ग पाए जाते हैं। जैसे मार्क्स ने कहा कि मालिकों का मध्यकालीन राज्य सामंतों का और आधुनिक काल पूंजीपतियों का राज्य रहा। तो आलोचक कहते हैं कि आदिकाल से लेकर वर्तमान तक ये कहा जा सकता है कि राज्य में दो से अधिक वर्ग होते हैं। राज्य में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक आदि आधारों पर अनेक वर्ग पाए जाते हैं। मार्क्स ने वर्ग संगठन को केवल आर्थिक आधार पर लिया तथा उसमें भी केवल उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को ही लिया। यदि आर्थिक आधार को भी स्वीकार कर लिया जाए तो समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तीन प्रकार के वर्ग होते हैं और राज्य में सबसे अधिक मध्य वर्ग के लोग होते हैं। तो राज्य में परिवर्तन तथा स्थायित्व के लिए मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यही नहीं, प्राय मध्यम वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग भी दो प्रकार के अन्य वर्ग अपना प्रभाव रखते हैं। मार्क्स ने मध्यम वर्ग की भूमिका का कोई उल्लेख न करके घोर अज्ञानता का परिचय दिया, ऐसा आलोचक मानते हैं। मार्क्स ने इस माध्यम से जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को छोटे पूंजीपति का नाम देकर उसे अपमानित किया है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। समाज भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर मटेरियल नीड्स। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति की आवश्यकताएं केवल समाज में ही पूरी हो सकती हैं। अरस्तु की इस धारणा को मार्क्सवादी धारणा भी स्वीकार करती है। यानी समाज मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। मार्क्सवादी धारणा का यह मत है कि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अकेला मनुष्य कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता। यह विचार काफी सीमा तक सत्य है परंतु पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। मनुष्य केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही समाज में नहीं रहता बल्कि मानव स्वभाव की प्राकृतिक प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए भी समाज की आवश्यकता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता आदि अनेक प्रवृत्तियां हैं और इन प्रवृत्तियों तथा गुणों अवगुणों की पूर्ति के लिए भी मानव को समाज की आवश्यकता पड़ती है। अतः समाज केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि प्राकृतिक भावनाओं के लिए भी आवश्यक है। तो इस प्रकार आपने इस पॉइंट में देखा कि समाज भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं होता, नॉट ओनली फॉर मटेरियल नीड्स, बल्कि वह प्राकृतिक भावनाओं के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं वर्ग विभाजन को कठोर रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता। क्लास डिवीजन कैन नॉट बी रिजिडली फिक्स्ड। मार्क्सवादी अवधारणा ने समाज में वर्ग विभाजन को कठोर रूप में निश्चित किया जो कि व्यवहारिक पक्ष से संभव नहीं है। किसी भी समाज में केवल दो वर्ग नहीं होते, आर्थिक पक्ष में भी समाज में दो वर्ग नहीं होते और आधुनिक राज्य में बड़े बड़े पूंजीपति हैं तो छोटे मोटे पूंजीपति भी होते हैं। मध्यम वर्ग में भी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग होता है। तो आर्थिक आधार पर ही वर्ग संगठन नहीं होता बल्कि जातीय आधार, धर्म आधार और अन्य कितने ही आधारों पर समाज में वर्ग संगठन होते हैं। मार्क्स द्वारा केवल दो ही वर्गों को मान्यता देना किसी भी रूप में उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं, नो प्लेस फॉर पॉलिटिकल राइट्स। मार्क्स की अवधारणा की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि उसने कहीं भी राजनीतिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया। यह केवल व्यक्ति को ही आर्थिक प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता। मार्क्स ने जैसे कहा था कि मनुष्य केवल एक आर्थिक प्राणी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस दृष्टिकोण से मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पशुओं की तरह पेट भरना नहीं है। ईश्वर ने पशुओं को विवेक
तथा बुद्धि नहीं दी, मनुष्य के पूर्ण विकास है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक और अन्य क्षेत्रों में भी उसका विकास होता है। मार्क्स व्यक्ति के नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य गुणों की ओर कोई नहीं ध्यान देता। व्यक्ति अपने जीवन का तभी विकास कर सकता है यदि उसे अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान किए जाएं और उसे सभी तरह के अधिकार प्राप्त हों। तो मार्क्स ने राजनीतिक अधिकारों को अपने सिद्धांतों में कोई स्थान नहीं दिया। और लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, राज्य का अंत नहीं हो सकता, स्टेट कैन नॉट कोलैप्स। मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई कि जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो समाज में एक ही वर्ग रह जाएगा और इसलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा राज्य समाप्त हो जाएगा। वर्ग में ही समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर जिन भी राज्यों ने साम्यवादी क्रांतियां हुई तथा शासन पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य भी स्थापित हो गया, वहां क्रांतियों के इतने वर्षों के पश्चात भी राज्य विद्यमान है। राज्य कहीं भी समाप्त नहीं हुआ। मार्क्स की भविष्यवाणी सही नहीं हुई। केवल एक बात अवश्य हुई और वह यह कि मार्क्सवाद के प्रभाव का धूमिल होना अथवा अंत होना पाया जाता है। तो राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत को शासन का तानाशाही स्वरूप माना जाता है जिसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर अमान्य अंकुश लगाए जाते हैं। सोवियत संघ का मार्क्सवादी सिद्धांत का महत्व ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। सोवियत संघ का मार्क्सवादी सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ समाप्त नहीं हुआ बल्कि शक्तिशाली राज्य बना और उसके बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो हम कंक्लूजन पर आते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य संबंधी मार्क्सवादी अवधारणा इतिहास के तथ्यों तथा व्यवहारिक आधार पर सत्य सिद्ध नहीं हुई। मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार को ही अपने सारे अध्ययन का या विचार का आधार बनाया, जो कि किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यद्यपि आर्थिक महत्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मार्क्स का कहना है कि जो लोग आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वही राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है। मार्क्स आर्थिक पक्ष को छोड़कर किसी अन्य पक्ष को महत्व नहीं देता और इसलिए मार्क्सवाद अधिक सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। मार्क्स क्रांति की सफलता के लिए रक्त बहाने को ही अनुचित नहीं मानता, जैसा कि सोवियत संघ में हुआ। और सोवियत संघ की क्रांति एक रक्त से भरी हुई क्रांति थी जिसमें न जाने कितने लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत किसी भी ऐसे शासन और क्रांति को मान्यता तथा समर्थन नहीं दिया जा सकता जहां अपने ही नागरिकों को गोलियों का शिकार बना दिया जाए। हम बात कर रहे हैं विश्व शांति और सुरक्षा की, तो इस प्रकार के विश्व में इस प्रकार की अवधारणा कहीं पर भी नहीं टिकती हुई दिखाई देती। इस प्रकार मार्क्स के विचारों तथा अवधारणाओं की कटु आलोचना के पश्चात भी ये कहना अनुचित नहीं है कि कार्ल मार्क्स अपने समय का एक महान विचारक था, जिसमें प्राय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने समाजवाद के माध्यम से सभी देशों की संवैधानिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का प्रभावित किया है। किसी देश में भले ही समाजवाद समाप्त हो गया हो अथवा प्रभाव कम हो गया हो, परंतु विश्व के श्रमिकों के हितों में मार्क्सवाद सदैव जीवित रहेगा। मार्क्सवाद यानी श्रमिकों के हितों के लिए मार्क्स ने काफ़ी काम किया और आज भी वही हित उनके हैं और उन्हीं हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्यों ने कानूनों का गठन किया। अंत में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद का ही प्रभाव माना जाएगा कि पूंजीवादी देशों में भी मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए व्यापक नियमों तथा कानूनों का निर्माण किया। धन्यवाद।